नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं जाने-माने चिंतक, मनीषी, मार्मिक के पूर्व संपादक और लेखक भाऊ तोरसेकर। भाऊ प्रणाम। भाऊ बहुत स्वागत है आपका। भाऊ वैसे तो महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उस पर अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। आज जिस विषय पर चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं, वो है अफ़गानिस्तान में जो कुछ चल रहा है। अभी मैं देख रहा था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी अफ़गानिस्तान से जो गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां लाई गई हैं, गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया है, उसको उन्होंने अपने सिर पर रख कर के रिसीव किया है। ये जो दृश्य हैं कि वहाँ पर ना सिख सुरक्षित हैं, ना हिंदू, ना जैन, ना बौद्ध, ना पारसी, ना ईसाई, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वहाँ मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं हैं और मुस्लिम भी पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब तालिबान आ गया है, तो वो तरह-तरह की बंदिशें थोपेगा। ये जो एक आतंक का वातावरण क्रिएट किया गया है, ना केवल अफ़गानिस्तान के भीतर, बल्कि आस-पास के तमाम देशों में भी और दुनिया भर में, आम लोगों के मन पर इसका भाव क्या प्रभाव पड़ता है और क्या हम अगर अतीत में भी देखें, चाहे 9/11 की घटनाएँ हुई हैं, चाहे मुंबई पर अटैक हुआ है, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, अलग-अलग शहरों में अटैक हुए हैं, उनका अल्टीमेटली क्या असर पड़ा है? क्या ध्रुवीकरण होता है इससे? जब मुझे तो पहले दिन से लग रहा है कि जिस ढंग से अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में गया है, तो गया है या हैंड ओवर किया है, यानी तालिबान को सौंपा गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है पॉलिटिकल। अभी उसका पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हम देखें तो ये बताया जा रहा बताया, लेकिन अफगान की 2-2.5 लाख फौज थी, वो कहाँ गई? कम से कम उसने लड़ना तो चाहिए, वो नहीं दिखाई दिए कहीं। तो इसका मायने क्या होता है कि ये तालिबान ने जीत लिया है या तालिबान जीता ऐसे दिखाया जा रहा? हमें उसको भी सोचना चाहिए। हम तो जर्नलिस्ट है, तो हमको बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दुनिया जो देखती है वही अगर हम देखने लगे तो हम जर्नलिस्ट नहीं रहते। एक उसमें खटकने वाली बात यह है कि जिस ढंग से देखते 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 तालिबान आ रहा है, तालिबान आ रहा है, तालिबान जीत गया। अरे सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, तो जीता उसका मतलब क्या है? हाँ, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जिस आज भी अगर काबुल के हवाई अड्डे पर, यानी जो उसके रनवे है और एक्चुअली जहां से हवाई जहाज उड़ते हैं, उस पर अगर अमेरिकन सैनिकों का कब्जा है, 5-6 हजार अमेरिकन सैनिक वहां है, तो ये कहां का कब्जा हो गया? पार्लियामेंट पर कब्जा किया, वो उसका प्रेसिडेंट था अब्दुल गनी, वो भाग गया। ये अशरफ गनी भाग गया मान लेते, और सब जगह तालिबान पहुंच गए, लेकिन ये बिल से तो निकल कर बाहर आ गए। जी, जी, जी। आज तक अमेरिकन फौज वही थी, लड़ रही थी, अफगान फौज थी, उनके सामने तो ये आते नहीं थे। आज ये खुलेआम रास्ते पर आ गए, सामने आ गए, बिल में छुपे बैठे थे तो बाहर आ गए। तो इसके बाद क्या होने वाला है, इसका पिक्चर अभी क्लियर नहीं। उस पर हम अपना मत प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? जी। हाँ, ये दिखाया जा रहा है, हम भी देख रहे हैं, दुनिया को दिखाया जा रहा है भाई, ये बात है। तो ये अभी भी आज 24 तारीख है, 7 दिन 31 अगस्त को होने हैं, और 31 अगस्त तक अमेरिकन फौज वहां से जाने वाली थी। तो उसके पहले इनका कब्जा कैसे हो गया? क्या अमेरिका ने हैंडओवर किया है कब्जा? एक भी गोली नहीं चली दो गुटों में, यानी तालिबान और अफगान अमेरिकन फौज जो है, उसमें एक भी गोली नहीं चली है। ठीक है, बाकी के नागरिक किसी बेपरवाह फायरिंग में मर गए होंगे, मानते हैं, लेकिन जिसको लड़ाई बोलते हैं वो अगर ना होकर कब्जा हो गया, तो ये क्या बेमतलब की बात चल रही है? हाँ, इससे दुनिया भर में खौफ फैल गया है या खौफ फैलाया जा रहा है।
इस पर हमें सोचना जरूरी है। जी, जी। इसके पीछे की मानसिकता क्या है भाऊ? अगर हम ये मान करके चलें कि अमेरिका ने किसी रणनीति के तहत ऐसा किया है कि उसने अपने को विथड्रॉ किया है, उसने तालिबानों को बाहर आने का एक अवसर दे दिया, रास्ता दे दिया। जो छुपे बैठे थे वो अब बाहर आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये किसी रणनीति के तहत किया जा रहा है? और वो क्या रणनीति हो सकती है? नहीं, हो सकती है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मुझे इसके पीछे कोई रणनीति है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वो पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है या, ये सोचना पड़ेगा। अब देखिए, खोराकान नाम का एक प्रोविंस है, वहां आईसिस की एक ब्रांच काम करती है। उससे भी ये तालिबान डरते क्योंकि इससे भी खूंखार है। दूसरी बात है पंजशीर प्रोविंस, वहां तक ये पहुंचे नहीं। 3,000 लड़ाके उनके गए और बोले सरेंडर हो जाओ, तो उनको अंदर आने दिया। उसके बाद कम से कम कल की न्यूज है कि 800 से ज्यादा लड़ाके तालिबान के, उनको घात लगा के मार दिया गया। तो ये कहाँ का कब्जा है? ये बेचारे गरीब नागरिकों पर बंदूक तान कर दिखा रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हवाई अड्डा जो 6,000 5,000 अमेरिकन सैनिकों के हाथ में है, वो क्यों नहीं कब्जा करते? कब्जा करने की जगह तो वो है जहां से दुनिया भर लोग जा रहे हैं। हाँ, एक बात मुझे लगती है, जब तक विदेश के नागरिक वहां फंसे हैं, हमारे हैं, अमेरिका के है, ब्रिटेन है, जर्मनी के है, बहुत सारे देशों के नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हैं और उनके लिए हवाई जहाज उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो उस वो जगह पर आज भी अमेरिकन सैनिकों का कब्जा है, अमेरिकन फौज का कब्जा है। और उनको 31 तक ये खाली करो ऐसी वार्निंग दी जाती है, लेकिन पंजशीर को जल्दी से कब्जा करना है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? तो एक बात है कि जिस दिन, इसलिए कोई भी क्लियर लाइन नहीं रहा, ना अमेरिका, ना चाइना, ना जर्मनी, ना रूस, कोई भी क्लियर लाइन नहीं रह रहा। ईरान भी, क्योंकि इनके नागरिक जब तक पीछे नहीं आ जाते तब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी। और एक बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से सीरिया और इराक में हवाई हमले कर करके पूरा उसको विध्वंस कर दिया गया, आईसिस को एक एक को पकड़ पकड़ के नहीं मारा, लेकिन हवाई हमले में बहुत सारे लोग मारे गए। हाँ, इसमें तो बेचारे वहां के नागरिक जो थे वो खाम खा मारे गए। इसी ढंग से अफगान नागरिक भी बेचारे खाम खा मारे जाने वाले हैं इसमें। ये होगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन होगा ही ऐसे में क्या बोलते हैं, पूरी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। जो हम हमारे सामने मीडिया की माध्यम से जो कुछ आ रहा है वो सच है, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं। भाऊ, एक दिमाग में सवाल आ रहा है, जिस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना के विमानों से और एयर इंडिया के विमानों से केवल भारतीय नागरिक ही नहीं आ रहे हैं वहां से। हमने देखा है कि अफगानिस्तान के पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद भी आ रहे हैं। हमने देखा है कि मुस्लिम भी आ रहे हैं। अब क्या ये साबित नहीं होता है कि जो सीएए लाए थे मोदी सरकार, वो बेहद रिलीवेंट है? और आज की तारीख में ये साबित हो गया है कि नागरिकता संशोधन कानून जैसे जो उपाय भारत ने किए थे वो बिल्कुल सही थे। उनको पता था कि इन 3 देशों में, खास तौर से अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुओं के साथ और गैर मुस्लिमों के साथ, चाहे वो हिंदू है, जैन है, सिख है, पारसी है, बौद्ध है, ईसाई, सबके साथ अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। उनकी पूजा पद्धति जो है उसके अनुसार उनको अपने धर्म स्थलों में जाकर के पूजा पद्धति करने का हक नहीं दिया जा रहा है। उनकी माँ बहन बेटियों की असमत पर हाथ डाले जा रहे थे, धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे।
तो जो लोग उस समय सीएए का विरोध कर रहे थे, उनको शर्मिंदा होना चाहिए? नहीं, उनको शर्मिंदा कैसे हो गए? वो बेशर्म लोग हैं तो वो शर्मिंदा क्यों हो गए? जिन्होंने शर्म पहले से ही छोड़ रखी है, उनसे उनको शर्मिंदा होने का मतलब ही नहीं होता है। सवाल ये है कि अच्छा, ये जो आ रहे हैं उनके लिए सीए नहीं है। सीए जो है वो उसका टाइम लिमिट है। इसके पहले एक कुछ तारीख तय पहले 11 साल था, बाद में 6 साल डेट कर तय दिया गया। की है। तो जी, जी, हाँ, तो वहां तक जो आए हुए उनके लिए सीए है, इनके लिए बिल्कुल। अलग से करना पड़ेगा वो जी, बात। लेकिन उसकी जरूरत तो थी ही और है ही। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। आप कहाँ तक देखो, अमेरिका में जब कुछ जाएंगे, कनाडा जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे। अभी पिछले कुछ आईसिस का मामला चल रहा था, तब भी बहुत सारे अफगान पाकिस्तानी भी वहां निकल गए, जर्मनी या फ्रांस में गए। उनको एडजस्ट करने का वहां भी चर्चा हो गई थी। तो मामला ये नहीं है, ये हम अपने ही नागरिकों को मारेंगे और दुनिया देखती रहेगी क्या, ये सोचना जरूरी है। और एक सवाल आया है भाऊ, आगे बढ़ने से पहले इसको ले लें। ये शुभम पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है तालिबान कब तक अफगानिस्तान चला सकता है, और भारत को क्या अफगानी लोगों को शरण देनी चाहिए या नहीं? नहीं, ये तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान की बॉर्डर पर चले जाएंगे, ईरान की बॉर्डर पर चले जाएंगे, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो जो सटा हुआ इलाका है वहां चले जाएंगे। हमारे पास बहुत थोड़े आएंगे, यानी आएंगे तो भी अभी उनमें से जिनका कुछ हमें भी फायदा हो सकता है, ऐसे लोगों को यहाँ शरण दी जाएगी। हाँ, सही है गलत है वो तो इतिहास तय करता है, आज नहीं बोल सकते, आज नहीं बोल सकते। भाव जिस तरीके से ये तालिबानी व्यवहार कर रहे हैं, और खाली तालिबानियों की बात नहीं है, अलकायदा हो, आईएस हो, या इस तरह के तमाम संगठन अलग अलग मुल्कों में जो नागरिक हैं उन पर तो अत्याचार कर ही रहे हैं। जो सरकारें हैं उनके खिलाफ तो वो हथियार उठाए हुए ही हैं। पर अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो ये मानवता की भी हत्या कर रहे हैं, लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं। उनके द्वारा चुनी गई सरकारों को ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोस्टली इनमें से, मोस्टली क्या, 99% जो हैं वो मुस्लिम हैं, जो इस्लाम मानने वाले हैं, वो हैं ये आतंकवादी। तो इससे इस्लाम की छवि क्या बनी है? नहीं, इस्लाम इसमें बहुत छोटा पार्ट निभा रहा है। मैं मानता हूं कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये रियल टेररिस्ट है। क्योंकि ये जब टेररिस्ट खत्म होने आते हैं उस वक्त उनको अगर कोई शरण देता है या उनकी ताकत बढ़ाता है, उनके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट करता है, तो वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ये फुट सोल्जर जिनको हम मानते हैं, लेकिन असल में इनका आका अगर कौन है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो बंदोबस्त अगर करना है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का बंदोबस्त किया जाएगा, तो ही ये सब दुनिया भर का जो टेररिज्म है वो खत्म हो सकता है। क्योंकि सिर्फ टेररिस्ट के लिए ही ह्यूमन राइट्स का बचाव एमनेस्टी हमेशा आगे करती है। हमारे यहाँ देखो, नक्सलेट जिनको मारते हैं उनके लिए एमनेस्टी है नहीं, लेकिन जो टेररिस्ट है, नक्सलाइट है, जिहादी है, उनके लिए एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वाले आगे चल कर आते। आज हम ल्यूटियन 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 बोलते, लेकिन ल्यूटियन क्या है? ये तो एमनेस्टी का ही एक बगल बच्चा है। जी, जी। तो इसलिए तालिबान जो कर रहे हैं उनको मत देखिए, आप एमनेस्टी को देखिए। इनके जो तालिबान था, आईसिस था, वो जिनको काट मार रहे हैं उनके बारे में एमनेस्टी नहीं बोलेंगे। लेकिन अमेरिका हो, जर्मनी हो या रूस हो, जब इन पर बम बरसाते हैं तो उनके खिलाफ एमनेस्टी बोलेंगे। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अगर कौन है तो वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। और ये
इसको ये इंस्टीट्यूट को खत्म करना पड़ेगा, तो ही हम टेररिज्म से लड़ सकते हैं। भारत से तो इसका बिस्तर गोल करवा दिया है मोदी सरकार ने। उनसे पूछा गया था कि आप जरा अपने फंड की डिटेल दीजिए कि आपको कहाँ-कहाँ से फंड मिलता है, और फंड की डिटेल देने के बजाय उन्होंने अपने दफ्तर बंद किए और यहाँ से भाग गए। नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ, उसका आपको एक दाखला एग्जांपल भी देता हूँ। देखो, कम से कम 30-35 साल से श्रीलंका में ये सब टेररिज्म चल रहा था। उनकी चंद्रिका नाम की कोई चंद्रिका नाम की प्रेसिडेंट थी, उस पर भी बम फेंका गया था, वो बची थी। तो वो मामला जो था वो कैसे खत्म हो गया? पहला निर्णय उन्होंने ले लिया, डिसीजन, कि एमनेस्टी को हम श्रीलंका के भूमि पर पांव भी नहीं रखने देंगे। जी। वहां से शुरुआत हो गई। और बाद में उन्होंने जितने थे, उन्होंने एक टाइम लिमिट दे दिया कि भाई यहां तक इस तारीख तक, इस डेट तक जो तमिड़ी बाघ नहीं है वो निकल कर आ जाए, और इस डेट के बाद जो जाफना में बचेंगे, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको बाघ समझकर, तमिल टाइगर समझकर मारा जाएगा। और उन्होंने मार दिया, मामला खत्म। पिछले 10 साल से वहां कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही, कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही। श्रीलंका शांत हो गया, वहां टेररिज्म का कोई नामो निशान नहीं बचा है। तो शुरुआत कहां की? उन्होंने एमनेस्टी को उनकी भूमि पर आना ही बैन कर दिया, और 35-30 साल से चल रहा टेररिज्म खत्म हो गया। हाँ, फिर वो एक एक्शन हो गई, लेकिन उसके बाद मिलिट्री को रिपीट एक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहला, अगर दुनिया को सेव करना है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बैन करना चाहिए, उनको ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए। भाव जब उड़ी हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने। जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ। 350 के आसपास आतंकवादियों को एक ही जगह खत्म कर दिया गया, और तब कहा गया कि भारत इजराइल के रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका के रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में ढूंढ करके खत्म कर दिया था। कल सूचना आई कि अफगानिस्तान में तालिबानों की इस बड़ी कामयाबी के बाद जैश और लश्कर के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जगह जगह बैरिकेड लगाए, वाहनों की चेकिंग की, जश्न मनाने के लिए हवा में फायरिंग की, यानी दहशत क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये जो एलओसी है उसके काफी नजदीक ये सब मतलब हरकतें की हैं। भारत को पता है, भारत के जो इंटेलिजेंस हैं, एजेंसियां हैं, उनको पता है कि ये लोग कहाँ हैं। क्या जो बात अभी आपने कही है श्रीलंका के संदर्भ में, वो समय आ गया है कि भारत जो है वो प्रोएक्टिव हो, और जहां जहां इनकी उपस्थिति दिखाई दे, चाहे वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़े, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर में एलओसी को क्रॉस करके जाना पड़े, और अब तो राफेल आ गया है जो 150 किलोमीटर तक मिसाइल वैसे ही फेंक सकता है अपनी ही सरहद में रहते हुए। तो क्या भारत सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए? नहीं, जब जब समय आएगा तो किया जाएगा, उसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन एक बात आप समझ लो कि ये मामला इंटरनेशनल है, और दुनिया को इनके खिलाफ इकट्ठा आना पड़ेगा। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं 10-15 साल से बोल रहा हूं कि इस्लामिस्ट टेररिस्ट और पूरी दुनिया, इनमें आपस में लड़ाई वाली है। और इसमें सिर्फ टेररिस्ट नहीं, आप बोलोगे कि जैश हमारा, हम जैश नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर है, ऐसा जो पाकिस्तान बोलता है, वो माना नहीं जाएगा, वो माना नहीं जाएगा।
आपके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी होने वाली है। देखो आज अगर तालिबान पर बम बरसाए जाएंगे तो पाकिस्तान के कुछ इलाके में भी वो बम गिरेंगे। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में रही अमेरिकन फौज भी बम गिराती थी, उसका कुछ हिस्सा तो पाकिस्तान के हद में भी गिरता था। तो आज समझो कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उनके लिए खुला हो गया, खुला हो गया। और ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। देखो क्या होता है, अनाड़ी आदमी होता है वो फटाफट काम कर लेता है, बुद्धिजीवी होता है उसको बहुत टाइम लगता है। चर्चिल ने वो कहा है ना कि झूठ जो होता है वो आधी पृथ्वी पार कर लेता है, तब तक सच जो होता है वो पतलून ही चढ़ाता रहता है। ये दुनिया की सच्चाई है, ये चर्चिल ने कही बात है। और भाव 2022 के शुरू में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाने वाला उत्तर प्रदेश भी है। जनसंख्या के लिहाज से भी, सीटों के लिहाज से भी देश का सबसे बड़ा राज्य है। और एक समय तो ये कहावत थी कि जो दिल्ली में सरकार बनती है उसको उत्तर प्रदेश का जनादेश तय करता है। हालांकि एक दो बार अपवाद भी रहा, लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। इतना अहम उत्तराखंड को या पंजाब को भी नहीं माना जा रहा है। मणिपुर और गोवा तो खैर छोटे राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों पर क्या जो कुछ अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं, या जो कुछ अब कश्मीर में इनकी सुगबुगाहट फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, उस अति उत्साह में आकर के ये लोग फिर से कश्मीर फतेह का नारा दे रहे हैं। मसूद अजहर का भी एक बयान आया। क्या ये चीजें एक बड़े वर्ग को यूनाइट करेंगी और मतदाता जो है वो ध्रुवीकृत होगा? नहीं, ध्रुवीकरण तो शुरू हो गया। वो शफीकुर रहमान या कोई एसपी के एमपी है, उन्होंने तो बोल दिया। उससे तो लोगों में यूपी के पहले ही मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले ही उसका पोलराइजेशन शुरू हो गया। यानी योगी मोदी की जोड़ी जितनी ताकतवर है उतनी है ही। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि इसमें तालिबान बीजेपी की कितनी मदद करेगा ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि जो बचे कुचे या न्यूट्रलाइज या अलग जो बैठे हिंदू है वो भी सोचना शुरू करेंगे कि अरे ये तो यहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है। यानी जो समाजवादी पार्टी हमको स्ट्रांग दिखाई दे रही थी लड़ने में, योगी तो जीतने वाले वो बात अलग है, लेकिन जो कुछ बचे कुचे हिंदू समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं वो तो निकल जाएंगे इनसे। क्योंकि देखो सिचुएशन में बदल आता है कि जो तालिबान नाम का एक हवा पैदा कर दिया है उसका तो परिणाम आज से ही यूपी में होना शुरू हो गया, शुरू हो गया। क्योंकि देखिए जिस ढंग से तालिबान आने से पाकिस्तान में रणजीत सिंह का जो मूर्ति थी वो गिराई गई है, जी वो जी। दिखाई देता है ना। अगर पाकिस्तान में वो मूर्ति गिराई गई उसका परिणाम पंजाब में होगा नहीं ऐसा लगता है। रणजीत सिंह ये तो पंजाबियों के बड़ा हीरो हीरो है, और लाहौर में उनकी मूर्ति गिराई गई। तालिबान तो अफगानिस्तान में, तो पंजाब में उसकी रिएक्शन नहीं आएगी तो होगी। उसका पोलराइजेशन में फायदा होता है, लेकिन वो पॉलिटिकल फायदा होता है। आम देश के लिए क्या होगा वो हमें देखना चाहिए। जैसे तालिबान जीतता है उससे पूरे देश में पोलराइजेशन जोरों शोरों से शुरू होगा। यानी यानी बेरोजगारी है या महंगाई है, ये सब इशू पीछे हो जाते हैं इमीडिएटली। आप याद होगा वैसे तो इंदिरा जी 84 में 83 में बहुत बदनाम हो चुकी थी, लेकिन जबकि उनकी हत्या हो गई तो एकदम पिक्चर पलट गई, पिक्चर पलट गई। और राजीव गांधी जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था
वो अपने दादा और माँ से भी ज्यादा सीटें लेकर आ गए। और एक बात बता दो आपको कैसे फर्क जी, जी। पड़ता है। 2000 नहीं 1991 का जो चुनाव था वो आधे से ज्यादा चुनाव पूरा हो गया था और राजीव गांधी की पेराम्बुदूर में हत्या हो गई। जी, जी। उसके बाद जो वोटिंग हुआ है, यानी सेशन थे, उन्होंने 15 दिन पूरा शेड्यूल आगे खिसका दिया था और उसके बाद जो हुआ उसमें बड़ी भारी सहानुभूति सिंपैथी का फायदा कांग्रेस को मिल गया। अगर वो नहीं होता तो कांग्रेस 150 से नीचे उसी वक्त चली जाती, लेकिन वो 215 तक पहुंच गई। लेकिन आप उस वक्त खड़े देखिए तो आपको पता चलेगा कि 300-325 सीटें का वोटिंग राजीव गांधी की हत्या के पहले हुआ था। उसमें कांग्रेस को यानी 300 से ज्यादा सीट में से सिर्फ 70 या 75 सीटें मिल गई। लेकिन बाद में जो 250 सीटों का वोटिंग हो गया, 250, उसमें से 150 सीट से ज्यादा कांग्रेस को मिल गई। तो ये जी, फर्क जी। होता है उस वक्त जो घटना होती है। तो आज हम देख रहे हैं कि ठीक है, पीछे एक साल से महंगाई, कोरोना, ये वो बोला जाता है, लेकिन तालिबान की जो घटना है वो लोगों को सीरियस करने वाली है। और उसका परिणाम, और मैंने बोला पंजाब में रणजीत सिंह का जो लाहौर में पुतला हटाया गया, तोड़ा गया, उसका परिणाम तो आपको मिलेगा, पंजाब में और दिखाई ऊपर देगा। और ऊपर से नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार हैं, वो तो रही सही कसर पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब, उनमें से एक ने कहा, प्यारेलाल गर्ग ने या मालीवाल ने, कि ये जम्मू कश्मीर है, इस पर भारत का और पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ये तो स्वतंत्र देश है। और उनमें से एक ने कह दिया कि इंदिरा गांधी का कोई 90 की मैगजीन है, उसमें कोई फ्रंट पेज पर छपा हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी जो है एक दो बंदूक कारतूस। लिए हुए है और नरमुंड उनकी उस पर है, पीछे खोपड़ियां हैं, कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ये कांग्रेस वाले ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, जिनको शायद ये भी समझ नहीं है कि राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दे कौन से हैं, मतदाताओं को कौन सी बातें विधका सकती हैं, नाराज कर सकती हैं। तो ये तो खुद ही एक वो लाहौर वाला मसला हो गया और एक ये इनकी बयानबाजी। तो कांग्रेस का तो मुझे लगता है कि पंजाब में वैसे ही बैंड बजना है। बिल्कुल 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 बजना है। और मैं तो मानता हूँ कि अमरिंदर तो उसी घराने से हो गए, शायद वो तो राजा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। रणजीत सिंह का अगर पुतला तोड़ा गया है, मूर्ति तोड़ी गई है, तो वो लेकर उनको खड़ा होना पड़ेगा। और शायद अमरिंदर सिंह ही कांग्रेस से निकलकर कोई रीजनल पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ आएंगे। ये तो मेरा 3 महीने पुराना प्रेडिक्शन है। इसका बड़ा परिणाम हम पंजाब में देख सकते हैं। क्या नारायण राणे अरेस्ट हो गए हैं? कुछ इस तरह की हाँ सूचना आ बिल्कुल रही है ऐसा मुझे। दिखाया गया, उठाकर उनको डॉक्टर का चेकिंग होने के बाद उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, फिर भी उसको कॉग्निजिबल ऑफेंस बनाया गया है। तो कोर्ट में फिर इनको एक थप्पड़ मिलेगी, दूसरा कुछ होगा नहीं। और भाव इस पर अलग मराठी में से इस हम, पर। हाँ, जी, जी। मराठी में हमारे एक कहावत है, घरचं जी, झालं जी। थोडं नी व्यायानी पाठवलं घोडं। यानी शादी के घर में बहुत बवाल होता ही है, तो जी, उससे जी। पहले समधी जो है उसने एक घोड़ा भेज दिया, अब इसको जी। कौन संभाले। तो अर्नब अर्नब का निकल नहीं पा रहे हैं और इन्होंने और एक गलती कर दी। भाव इस पर एक अलग से बात करेंगे। मैंने अपने दर्शकों से भी वायदा किया हुआ है। इस वीडियो के तुरंत बाद हम लोग एक और दूसरी महाराष्ट्र पर ही, खास तौर से नारायण राणे प्रकरण पर क्या गलतियों पर गलती करती जा रही है उद्धव ठाकरे सरकार, उस पर जरा एक छोटा चर्चा। करेंगे क्योंकि मैं इतना जी, बोल जी। नहीं पाता। जी, जी, जी। जरा छोटा करेंगे। ना- बहुत धन्यवाद भाव। फिर से जुड़ते हैं दूसरे लिंक पर। थैंक यू सो मच। इस